नई शहर मोहित के दिलो दिमाग में झंझावात सा चल रहा था। अपने करीब आती मौत की आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। मृत्यु, हे चिर निंद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल। जो अपने प्रिय कवि की ये पंक्तियां आज उसे झूठी लग रही थी। मृत्यु का अंक शीतल नहीं अपितु कष्टप्रद था। यदि उसे कुछ हो गया तो क्या होगा निधि का और उसकी अजन्मी संतान का? क्या वह अभी अपने पिता का मुख भी नहीं देख पाएगी? मोहित का जी घबराने लगा। वह पूरी रात सो नहीं पाया, बस घड़ी की सुइयों के साथ वक्त को गुजरते देखता रहा। अजीब मानसिकता होती है मनुष्य की। जीवन हर का सफर वह शून्य से शुरू करता है। सफलता के नित नए सोपान चढ़ते हुए तो वह उत्साह से सरोबोर होता है। उसे लगता है जैसे सारी दुनिया ही उसके कदमों तले हो। किंतु यदि दुर्भाग्यवश उन ऊंचाइयों से गिरकर वह फिर वहीं उसी शून्य पर गिर पड़े जहां से चला था तो टूटकर बिखर जाता है। सब कुछ बेमानी हो जाती है उसके लिए, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी। परेशानी और दुख से घिरा इंसान भी अपने चारों ओर एक खालीपन, एक शून्य ही अनुभव करता है। मोहित भी आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। टूटकर बिखर गया था, बिल्कुल हताश। मोहित हमेशा से ऐसा नहीं था। वह तो बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज था। कुछ दिन पहले तक उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। क्या नहीं था उसके पास एक मल्टी नेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट, एक बेहद खूबसूरत पत्नी, माता पिता जो उस पर गर्व करते नहीं थकते थे। जल्द ही आने वाली संतान की कल्पनाओं में खोया वह खुशी के सातवें आसमान में विचर रहा था कि सब कुछ बिखर कर रह गया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस कुछ दिनों से उसके सर में दर्द रहने लगा था। धुंधला धुंधला सा दिखाई देता था। कल तो हल्का सा चक्कर भी आ गया। उसे लगा उसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। उसका पेशा ही कुछ ऐसा था कि गजेट्स के बिना उसका काम ही नहीं चलता था। और शायद उसकी समस्या गजेट्स की देन ही थी। भैया, मुझे लगता है मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। आप अपने भाई स्पेशलिस्ट दोस्त विक्रांत के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। मैं चेकअप करवा आऊँगा। अपॉइंटमेंट क्या होता है? मैं और वैशाली हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो, चेकअप हो जाएगा। निधि, जल्दी से मोहित का नाश्ता लगा दो, मयंक ने कहा। जी भैया। डॉक्टर विक्रांत ने चेकअप के बाद मोहित को चश्मे का नंबर बताने की बजाय कुछ और टेस्ट लिख दिए, जिन्हें पढ़कर मयंक के चेहरे का रंग उड़ गया। अजीब तो मोहित को भी लगा, मगर उस वक्त उसने ऑफिस जाने की जल्दी में ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मयंक मोहित को लेकर एक अन्य डॉक्टर सेनगुप्ता के पास पहुंचा। विक्रांत के बताए सभी टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्हें दिखाई। डॉक्टर विक्रांत भी उनके साथ ही थे। सभी के चेहरों पर तनाव स्पष्ट था। मोहित, तुम्हारा काम हो गया है, तुम घर चले जाओ। तुम्हारी रिपोर्ट मैं ले आऊंगा, मयंक ने कहा। मोहित समझ गया था कुछ गड़बड़ है। तभी भाई उसे जाने को कह रहे थे। वह जाने की बजाय दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर
उनकी बातें सुनने लगा। उन लोगों की बातें सुनकर उसे अपने पाँवों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। उसे ब्रेन ट्यूमर था। मयंक ने मोहित को डॉक्टर सेनगुप्ता के केबिन से बाहर खड़े देख कुछ नहीं कहा। कहने के लिए कुछ था भी नहीं। घर पर सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मयंक घर में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, पर उनके सवालों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो सब कुछ जानकर ही खत्म हुआ। निस्तब्धता सी छा गई थी। कुछ पल के लिए कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। मॉम और निधि की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अरे तो क्या हुआ, एक छोटी सी बीमारी ही तो है, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब देखना। आई नो माई सन, ही इज अ चैंपियन। वो इस बीमारी को भी वैसे ही हरा देगा जैसे स्कूल टाइम में दूसरे स्कूल की बैडमिंटन टीम को हरा देता था। जाने क्यों आज पहली बार मोहित को पापा के ये हौसला बढ़ाने वाले शब्द खोखले से प्रतीत हो रहे थे। जल्द ही मयंक ने मोहित का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। मयंक, मोहित का ट्यूमर बिनाइन है, मेलिगेंट नहीं। उसके ठीक होने की संभावना काफी ज्यादा है। मयंक डॉक्टर सेनगुप्ता ने इस आश्वासन के सहारे मोहित के ठीक हो जाने की उम्मीद बांधे थे। ऊपर से सब सामान्य था, मगर फिर भी काफी कुछ असामान्य भी था। घर की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी। अब वक्त बेवक्त हंसी ठहाकों की आवाजें आनी बंद हो गई थी। सब अपने ही खोल में सिमटे से रहते थे। सोशल एक्टिविटीज, मॉम का ज्यादातर वक्त घर में उसके पास ही बीतने लगा। पापा हिम्मत दिखाने की कोशिश करते, मगर उनकी आंखें उनके दिल के हाल की चुगली कर देती। निधि के चेहरे की चमक की खत्म हो गई। एक अनजाने डर का साया हर वक्त सबको घेरे रहता। इन सब के बीच शेफाली भाभी थी, जो हर समय सबको संभालने और हिम्मत देने की असफल सी कोशिश करती रहती। इधर मोहित के भीतर कुछ टूट रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसका सब कुछ उसके हाथों से बंद मुट्ठी की रेत सा छूटता जा रहा था। उसकी जॉब छूट गई थी और साथ ही उसका ड्रीम प्रोजेक्ट भी, जिसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल देते समय मोहित के कलीग अजय की आंखों में उभरी चमक ने मोहित को तोड़कर रख दिया। नित्य प्रति की ये घटनाएं मोहित को धीरे धीरे गहरे अवसाद की ओर धकेल रही थी। जब मोहित को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जा रहा था तो घर में एक अजीब सी स्तब्धता का माहौल था। निधि के चेहरे से आंसुओं की लकीरें सूखी नहीं थी। मम्मा तो सुबह से कमरे में बैठी थी। वैशाली के बहुत कहने पर बस 2 मिनट के लिए बाहर आई और मोहित को आशीर्वाद देकर वापस चली गई। मयंक मोहित को लेकर हॉस्पिटल चले गए। आज गाड़ी डॉक्टर विक्रांत चला रहे थे। मयंक तो मोहित का हाथ थामे पीछे की सीट पर बैठे थे। मोहित ने अपना सर मयंक के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली, जैसे अपनी हर फिक्र भाई को सौंप चुका हो। मोहित का ऑपरेशन हो गया और
सफल भी रहा। हालांकि अभी उसके पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगाना था, पर मयंक को तसल्ली थी कि मोहित की जान को अब कोई खतरा नहीं था। बड़ी जंग उन्होंने जीत ली थी। बाकी तो छोटी मोटी परेशानियां थी जो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मोहित अभी आईसीयू में था। घर से कोई न कोई हर रोज उससे मिलने जाकर आता था। मयंक तो अपनी ड्यूटी के बाद का सारा वक्त मोहित के साथ ही रहते। एक दिन उन्होंने मोहित को मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई कि वह पिता बन गया है। उसे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। शेफाली की देखरेख में डिलीवरी ठीक से हो गई थी और अब निधि और उसकी बिटिया दोनों स्वस्थ थे। मयंक अपनी ही रव में मोहित से बातें कर रहे थे और वह जैसे कहीं दूर अपने आप में ही खोया हुआ था। उसे इस वक्त निधि के पास होना था, मगर वह तो यहाँ था हॉस्पिटल के इस आईसीयू वार्ड में। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो सोने की कोशिश कर रहा हो। मोहित उसकी मना स्थिति से वाकिफ थे, अतः उन्होंने भी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। एक रोज मोहित से मिलने शेफाली हॉस्पिटल आई और अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर उसकी आंखों के सामने कर दी। यह मोहित की बेटी की तस्वीर थी। उस तस्वीर के रूप में शेफाली जैसी मोहित के लिए जिंदगी की लहर ले आई थी। मोहित के भीतर भावनाओं का ज्वार सा उठा और उसी आवेग में उसके हाथ में एक हल्का सा कंपन हुआ जो मयंक से छुपा ना रह सका। उछल पड़े मयंक, खुशी से उनकी आंखें भर आई। उसके बाद तो वैशाली ने उस वार्ड की सारी दीवारों को नन्ही सी तस्वीरों से सजा दिया। मयंक ने डॉक्टर सोन गुप्ता से बात करके मोहित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया। उन दोनों का ही मानना था कि घर में अपनों के बीच मोहित की रिकवरी ज्यादा अच्छे से और जल्दी होगी। मयंक और विक्रांत ने मोहित को उसके बिस्तर पर लिटाया। पास ही झूले में गुड़िया भी लेटी थी। मोहित की नजरें उस पर टिक गई। वह भी टुकुर टुकुर पापा को देख रही थी। निधि ने गुड़िया को गोद में उठाया और उसे लेकर मोहित के पास रख दिया। वह मोहित का हाथ बच्ची के ऊपर रखते हुए बोली, देखो गुड़िया पापा। बच्ची कुछ देर मोहित की ओर देखती रही, फिर उसने अपना नन्हा सा हाथ में मोहित की उंगली थाम ली। पहली बार मोहित ने अपनी बच्ची के स्पर्श का अनुभव किया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह दूसरी बार था जब जिंदगी ने एक खुशनुमा लहर की तरह उसे छुआ था। मोहित देर तक उसे निहारता रहा और वह भी टुकुर टुकुर देखती रही, बिल्कुल शांत, जैसे पिता पुत्री में बातें हो रही थी। मोहित को लगा जैसे जिंदगी कहीं उसके आसपास ही है और उसे तलाश रही है। अब वह जीना चाहता था, ठीक होना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी परी के लिए। निधि की मेटरनिटी लीव्स अब खत्म हो गई थी। उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। घर, ऑफिस और बच्ची की जिम्मेदारियों से घिरी निधि कभी कभी चिढ़ जाती और कभी थक कर रोने लगती, मगर जल्दी ही अपने आंसू पोंछकर होठों पर मुस्कान सजा फिर से सभी मोर्चों पर डट जाती।
उसकी ऐसी हालत देखकर मोहित खुद को बहुत असहाय महसूस करता। दिन भर घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी के भी पास मोहित से बात करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता था, जबकि अब मोहित के पास वक्त ही वक्त था। उसे वो पुराने दिन याद आते जब वह अपनी व्यस्तता के चलते निधि और परिवार को वक्त नहीं दे पाता था, और कभी कभी तो निधि को नाहक ही डांट भी देता था। अब उसे अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। तब उसके पास किसी की बात सुनने का वक्त नहीं था। आज जब वक्त था तो कोई उसके पास नहीं था जो उससे बातें कर सके सिवाय परी के। वह सारा दिन परी के पास खेलता, सारी दुनिया की बातें कर लेता और परी भी अपने पापा का पूरा साथ देती। मोहित समय के साथ ठीक हो रहा था और परी भी बड़ी हो रही थी। मोहित वॉकर लेकर चलने लगा था तो परी भी अब घुटनों के बल जमीन नापने लगे थी। निधि ने उसके पाँवों में छोटी छोटी पायल पहना दी थी। पायल की रुमझुम से चौंक कर जब नन्ही परी इधर उधर देखने लगती तो मोहित हंस देता। धीरे धीरे हालात खुशनुमा हो रहे थे। मोहित के जीवन में एक नई शहर दस्तक दे रही थी जो खुशियों और जिंदगी से भरपूर थी। मोहित भी निधि का हाथ थामकर अपनी नन्ही सी परी के लिए इस नई शहर का स्वागत करने के लिए तैयार था।